बाकी सब यही तो पूछ रहा हूँ कि झील वहाँ पे बनी है कि यूँ घूमने गए हैं, क्या देखने गए हैं, क्या करने गए हैं वहाँ पे जब टेस्ट नहीं देना उन्होंने. Okay, so we discussed evolution yesterday, ऐसे ही, and now we are left with immunity and bioenergetics. नहीं sorry, inheritance. Okay, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, यार एक मिनट यासिर को बुलाना. यार वो बुक किस तरफ पड़ी थी? डाउनलोड्स में बायोसेक्यूरिटी देखना पड़ेगा. सेकेंड ये मेडिकल ठीक है सर. चलो भाई, सो मुझे बताइए जल्दी से, हम लोगों ने इम्यूनिटी के अंदर और इनहेरिटेंस, ये दो रहते हैं ना. तो हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी के मुझे टॉपिक्स बता देंगे आप लोग? इम्यूनिटी के टॉपिक्स बताओगे? बायो के सिलेबस में क्या दिया हुआ है पीएमडीसी में? स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. सही है. बस, और थर्ड लाइन में. हाँ, तो हम सारे ही पढ़ लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ताकि पूरा ही हो जाए. ठीक है. वैसे इसमें मोर स्पेसिफिकली इन्होंने थर्ड लाइन और डिफेंस को कवर करने की बात की है, लेकिन हम आपके इस चैप्टर में जो तीनों लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को ही कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे. और अच्छी बात यह है कि आपके सामने में अभी आपको वो जगह से हम कवर करेंगे जहाँ से आपको एक्चुअली पढ़ना है, तो इसमें भी आपको आसानी हो जाएगी. वो तो फर्स्ट ईयर में ना आएगा. जी सर. सेकंड पार्ट
कैसा हुआ पेपर? हो गया सर। बस हो गया? बताओ सवाल बताओ। ना सर क्या हो गया? अच्छा सर क्या हो गया? कुछ याद नहीं। टेल मी द क्वेश्चंस नाउ, स्टार्ट नाउ। सर वर्ड टू वर्ड तो नहीं आता। हाँ हाँ, आप जैसे ही बताएं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पेन पेज दे दो। ना यार। कुछ याद नहीं। काम के ही नहीं है। इनके सवाल चलो बताओ भाई। हाँ हाँ, याद कर लो आराम से, या बल्कि लिख लो आराम से। अगर जैसे जैसे याद आ जाए ना तो वो लिख के दे देना, ठीक है? मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, क्लास के बाद। नहीं, चलो खैर हम लोग आज। ना रश है। हाँ अच्छा, हुआ कैसा? सर बस सही हुआ। बायो भी बस सही हुआ, मुश्किल लग गया। बायो हाँ बायो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। और फिजिक्स, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत थे सर। साइंटिफिक अचीवमेंट वो जो थी ना, Scientific reasoning, उसमें भी बहुत थे। और वो तो होते हैं, उसकी टेंशन नहीं लो। वो समटाइम शायद इंक्लूड ना भी करें। पिछले 2 साल से उसके स्कोर इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन उसके इंक्लूड कर तो अच्छी बात। साइंस के बारे में पता नहीं पिछले 2 सालों से उनका क्या थोड़ा सा सिस्टमेटिकली वो चेंजेस आए। आई डोंट नो उनकी क्या पीछे वो है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग के स्कोर्स का रिजल्ट शो नहीं होगा। उससे पहले हुआ करता था, मगर टेस्ट अभी भी कंडक्ट करा रहे हैं उसके। तो खैर एनीवेज उसको छोड़ो। ये बताओ कि हाँ होते हैं 30 फ्रॉम मैथ्स रीजनिंग, 30 फ्रॉम साइंटिफिक रीजनिंग। बायो कैसा था? 20 क्वेश्चंस, सर लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए थे ना। 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे। 20 होंगे ना, 20 केमिस्ट्री के, 20 फ्रॉम ईच साइंस सब्जेक्ट। 10 फिजिक्स के लिए, 10 केमिस्ट्री के लिए और 20 बायो। अच्छा 10 से सिर्फ, उसमें भी केमिस्ट्री में मुश्किल लगा? सर तो मुश्किल था सर। 10 सवाल में भी? सर मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया ना। हाँ मेरे ख्याल से 20 होगा। खैर अच्छा, इंग्लिश और इंग्लिश था ही नहीं। सही है, तो फिर सही है। एंड बायो के मतलब आप हो गए कंपैरेटिवली। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या लगा, कौन सब्जेक्ट? नहीं, मैं ओवरऑल पेपर का पूछ रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री लगा मुश्किल? उसके बाद और उसके बाद सही था दोनों। बॉटनी में जैसे क्या सवाल थे आपको जो मुश्किल लगे? सर अगर पढ़ के आते ना तो हो जाते हैं। हमने पढ़े ही नहीं हैं। मतलब क्या जैसे कि? किंगडम्स में से एक सवाल था और कुछ प्लांट्स के रिलेटेड कुछ था उसमें। किंगडम्स इन एनिमेलिया, एनिमल किंगडम्स, डाइवर्सिटी से था प्लांट्स का कुछ। डाइवर्सिटी किंगडम्स मतलब वो फाइला, ब्रायोफाइट, ट्रैक्टोफाइट। मुस्लिम था। उसमें क्या मुश्किल थी? सर पढ़ा है ना। ये इतनी मुश्किल चीज़ थोड़ी है यार वो। और तो फिर क्या सवाल था? सवाल याद है? सवाल क्लास का नाम पूछा होगा, पैटिसी, एंथोसिरेट या फर्न, स्पर्माप्सिडा, पेस्टिसाइड, सिलॉप्सिडा। सुकून से सोच के लिख के देना मुझे। यार नहीं, अगर लिखने बैठे ना तो याद आ जाएगा। हाँ हाँ लिखने बैठे, लिख लो अभी बैठ के लिख लो, मसला नहीं। अच्छा आइए, इम्यूनिटी के अंदर वी हैव 3 लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी कहते हैं तो एक ही सवाल आया था। तो क्या आ गया, बड़ी बात है, कर लिया ना वो। बहुत अफसोस हुआ सर मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है पूरा एप्टीट्यूड सर्कुलेशन देंगे या मतलब जो तुम्हें अच्छे से आती है? क्या था सवाल? तो वो भी नहीं हुआ। वही कि क्या नाम है, डायमीटर किसका छोटा था बड़ा ऐसे डाल, लेकिन वो इजी टर्म मैंने काट लिया, ठीक है। और फिर इम्यूनिटी से भी एक ही सवाल आया था। क्या था? कि डायग्राम दी हुई थी 4 और उसमें लिखा हुआ था कि कौन सी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। वही कौन सी है? हाँ? कौन सी है? ऐसा नहीं करवा के
आइए पढ़ लीजिए, अभी नॉन स्पेसिफिक आएगा हमारे सामने, ठीक है। और हंस क्यों रही हो? ये अभी हंस रहे हैं, इनको हंसने तो यार ही ऐसे ही हो, तुम बस लिखो जैसे जैसे याद आ रहा है लिखते जाओ। मेरे सवाल में ना मतलब पैराग्राफ पढ़ने में बहुत टाइम लगा था। कोई पैराग्राफ याद नहीं आ रहा उसको ऐसे लिख देना जब मैं समझ जाऊंगा, खुद में समझा देना बात, सही। नहीं ना, आपकी बात आ रही है जब मैं वहाँ पे गई तो उसने मैंने ऐसा कर रहा था कि लास्ट में मतलब टाइम नहीं बचा, फिर आखिर के जो रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन थे ना वो तो मैंने ऐसे ही blind रीजनिंग का डजेंट मैटर, वो बड़े वाले सवाल रीजनिंग में आप बता रही हैं, बड़े वाले सवाल बायो के अंदर बता रही हैं। सब में थे, लेकिन मैंने सबसे पहले साइंस वाला सब्जेक्ट सॉल्व करा था। साइंस रीजनिंग में यूजुअली थोड़े से बड़े पैराग्राफ के सवाल देते हैं। कुछ एमसीक्यूज तो एक पेज के थे। हाँ हाँ ऐसा होता है। तो फिर जो है वो लास्ट वाले मैंने ऐसे अपनी तरफ से वो बोले बस बेटा स्टॉप राइटिंग, तो मैंने कहा ऐसे कैसे स्टॉप राइटिंग, मैंने लास्ट 5-6 एमसीक्यूज थे, मैंने कहा मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना, मैंने उसको फिर लगा करके पूरा आगे। सही है। वी हैव 3 डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें कितनी लाइन ऑफ डिफेंस आती हैं? 2, फर्स्ट और सेकंड। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वर्ड से पढ़ लो आज ही चैप्टर। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस आती है? थर्ड, सही है। अच्छा, जब कभी हम इसमें बात करते हैं कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक कौन सा है, तो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है यूजुअली दे आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। और जो स्पेसिफिक नेचर का होता है वो कौन सा होता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, राइट। क्लियर हो गई वाली बात। इसी तरह का सवाल आया, इसी तरह का आता, आपने सुन भी लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जब बात करते हैं तो 2 तरह के बैरियर्स होते हैं फर्स्ट लाइन में भी, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल बैरियर में आपके पास क्या आता है? स्किन आता है। स्किन की मजीद हम लेयर्स पढ़ेंगे, 3 लेयर्स के 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, किस में ब्लड सप्लाई है, किस में नहीं है, किस में स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, किस में हेयर फॉलिकल है, किस में डेड मटेरियल है। ये 3 लेयर्स की 3 अलग अलग बातें बताई हैं मैंने, ठीक। इसी तरह केमिकल बैरियर आएगा। केमिकल बैरियर में म्यूकस होता है विच इज़ अ थिक सिक्रीशन। आइए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात देखी है वही है फिजिकल और केमिकल बैरियर्स के बारे में बता रहे हैं। अब आ जाते हैं स्किन के स्ट्रक्चर के ऊपर, ये है इंपॉर्टेंट बात। स्किन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्किन के अंदर वी हैव 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में कुछ पॉइंट गौर से देखिए। एपिडर्मिस में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट में, इट लैक्स द ब्लड सप्लाई। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होता। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डर्मिस फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। मतलब एपिडर्मिस की सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट होती हैं? असल में डर्मिस पे डिपेंडेंट होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड डेड सेल्स विद केराटिन व्हिच मेक्स द स्किन सरफेस मैकेनिकली टफ एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स। ये है असल बात। और दूसरा फैटी एसिड्स के बारे में लिखा हुआ है। फैटी एसिड्स ऑन द स्किन सरफेस क्रिएट्स अ ड्राई, सॉल्टी एंड एसिडिक एनवायरनमेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स and is highly resistant to the breakdown by bacterial enzymes. What is the role of the presence of salt over the sweat over the skin? आपने देखा है, महसूस किया है, हुआ भी होगा। पसीने के निशान, स्वेट के निशान नमक वाले, सॉल्टी, ये सब बन जाते हैं, कपड़ों पे बन जाते हैं, स्किन पे होता है हमारे पास। ये इसका क्या फंक्शन है, इसका रोल है, इसका फ़ायदा है। ये एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ का एजेंट है। मतलब सरफेस ऑफ स्किन पे सॉल्ट के एक्सेसिव सिक्रीशन ये फैटी एसिड की वजह से सिक्रीट होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होने देता, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके एपिडर्मिस पे क्या चीज़ पाई जाती है? एपिडर्मिस में डेड मटेरियल्स, यानी डेड कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनमें केराटिन शामिल होता है, जो कि एक प्रोटीन है, और वो यहाँ पे मैकेनिकली स्किन को रफ एंड टफ रखने के लिए पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके साथ साथ एपिडर्मिस ही के अंदर, या आपने देखें एक ख़ास तरह के एक वो होते हैं, सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उसको लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस सेल्स। क्या लैंगरहैंस सेल्स का जिक्र आपने कहीं और सुना है? पैनक्रियास, पैनक्रियास के हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और वहाँ पे भी आपने देखा है कि हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर वो पैनक्रियास के सेल हैं वो अलग हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले ये अलग हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लैंगरहैंस सेल्स हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं और टी सेल्स होते हैं। अब आ जाओ डर्मिस, दूसरी लेयर है। डर्मिस वो लेयर है जिसमें सेबेशियस ग्लैंड मिलेगा, जिसमें यानी कि स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मिलेगा, सीबम मिलेगा,
इस डर्मिस के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो सीबम किसे बोलते हैं? लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में, ऑयल लाइक सब्सटेंस। जो स्टिकी आपकी यार मेरी बहुत ऑयली स्किन है, दैट इज सीबम। ऑयली सब्सटेंस जो होता है वो सीबम कहलाया जाता है। और सीबम हमारे पास जो रिलीज़ हो रहा होता है वो यूजुअली रिलीज़ होता है सेबेशियस ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज़ होता है? सेबेशियस ग्लैंड से। अच्छा, स्वेट कहाँ से रिलीज़ होता है? स्वेट ग्लैंड से। सीबम कहाँ से रिलीज़ होता है? सेबेशियस ग्लैंड से। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि सीबम के अंदर और क्या चीज़ मौजूद होती है, सीबम के अंदर एक एसिडिक सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्किन के ऊपर एक थिन लेयर क्रिएट कर लेते हैं। और ये थिन लेयर के जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक तरह का केमिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डर्मिस के थ्रू बॉडी के अंदर दाखिल होने नहीं देते। सही। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं सवाल पूछूं एपिडर्मिस या डर्मिस, इन दोनों में से हेयर फॉलिकल किस में है? डर्मिस में। एपिडर्मिस में है, इसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ डेड ड्राई मटेरियल है, कैरेटिन है, कोई ब्लड सप्लाई भी मौजूद नहीं है। तो डर्मिस में असल चीज़ है सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, और एक चीज़ और क्या हमने बताई, डिस्कस करी, एक चीज़ और बताई ना अभी, सेबेशियस ग्लैंड है जो कि क्या काम कर रहा है? सीबम क्या काम कर रहा है? सीबम रिलीज करके एक हमारे पास एक सॉल्टी, एक ऑयली लेयर क्रिएट करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेनिट्रेट होने से बचाते हैं। ठीक है। आगे आ जाओ, हाइपोडर्मिस, द थर्ड लेयर। ये वो लेयर होती है सबसे इनरमोस्ट होती है और ये कांटेक्ट में होती है फैट, फेशिया, मसल और बोन के साथ। ये सबसे जुड़ी हुई होती है नीचे की तरफ। फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है। द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स, बोन, इट इज सर्व्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर। ये खुद एक तरह का इंसुलेटिंग लेयर है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये कुछ पैराग्राफ पढ़ लो। उसमें सेकंड पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट आई हुई है पुरानी, वो तभी यहाँ बोल्ड लेटर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये है केमिकल बैरियर के बारे में। म्यूकस पता है आपको, एक सिक्रेशन है। म्यूकस इज रिलीज फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल, के सवाल पूछे, यहाँ नहीं लिखा हो, गॉबलेट सेल इसका जवाब होता है। म्यूकस एक थिक सिक्रीशन का नाम है जो कि एक किसी भी उसको फॉरेन पार्टिकल को, एंटीजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टक कर लेते हैं और उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट करवाते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस। म्यूकस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रिलीज होता है? नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजवे से लेकर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस रिलीज होता है और म्यूकस नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब बात करें इन एडिशन टू द अबव। अभी वाला पैराग्राफ अच्छा है, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना जो ये इसमें से सवाल आएगा। In addition to the above mentioned defenses, our digestive tract is also equipped with a substantial amount of lymphoid tissues being located into three sectors. यानी कि हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के 3 अलग अलग टिश्यूज़ मौजूद हैं, 3 अलग अलग जगह पर। लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं। कौन कौन सी जगह? पहली Tonsils in pharyngeal region. टॉन्सिल्स जो कि कहाँ है? फेरिंक्स के अंदर है। Pairs patches in small intestine. ये आता है सवाल पेयर्स पैचेस का, पुराना एमडीकेट का सवाल है। पेयर्स पैचेस कहाँ पे मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Appendix. अपेंडिक्स आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम का पार्ट होता है, राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो इन 3 ऑर्गन्स के अंदर वहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यूज़ मिलते हैं जो कि यूजुअली काम कर रहे होते हैं एज एन इम्यून डिफेंस सिस्टम। आगे बढ़ो। The lymphoid tissue is rich in macrophages and lymphocytes for the protection against the pathogenic microorganisms which they encounter. Another sector of the lymphoid tissue are the WBCs, for example plasma cells and lymphocytes. Vending in the basement membrane of the small intestine, a number of lymphocytes also present in the epithelial cells of mucosa offer another protection against the pathogenic microorganisms. आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है जो कि आपको मिलेगी, ये माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्रॉस सेक्शन समझते हैं, एक आंत ली और आंत का एक क्रॉस सेक्शन लिया, माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें आपको पेयर पैच लेबल हुआ नज़र आ रहा है। ये स्मॉल और ऊपर जो है ना विलाइन नज़र आ रही है ना ऊपर वाले पार्ट के अंदर,
वो विलाय है, नीचे पेयर पैच है। पेयर पैच इज बेसिकली एक ऐसी जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है। बार बार लिम्फोइड टिश्यू का जिक्र आ रहा है, सुन रहे हो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी तक समझ नहीं आ रहा। 3 चीज़ें बताएंगे अलग अलग जगह जहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू एग्जिस्ट करता है। लिम्फोइड टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम का पाए जाने वाला ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम, सर्कुलेशन में पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या काम है। लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे भी काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम फैट के एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। तो हमारा उसका एक फंक्शन पढ़ रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसके पास एक अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, उसे लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। उसने अपनी वो बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे चीज़ें बनाई हुई थी। टॉन्सिल किसी को हो जाता है ना, दैट मीन्स कि उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, स्टक किया, फेरिंग्स में ही रोक लिया, आगे मजीद जाने नहीं दिया। अगर वो वहाँ से बच जाता है तो वो नीचे गट की तरफ आ जाता है। गट में भी कौन मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन पकड़ेगा उसको? पेयर पैच में रहने वाले लिम्फोइड टिश्यू पकड़ेंगे उसे। ये बताना चाह रहे हो। उनके पास मैक्रोफेजेस होते हैं असल में। जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनके पास क्या है? मैक्रोफेजेस हैं जो पकड़ने दगड़ने का काम करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यहाँ से भी बच गया वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन पकड़ लेगा? किस जगह पे उसको? अपेंडिक्स के रीजन के अंदर पकड़ा जाएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ इंगल्फमेंट, ट्रैपिंग एंड लाइसिस। अच्छा जी, सो हमारे ये भी आपको पता है कि एयर पैसेजवे का क्या रोल है हमारी सांस लेने के अंदर। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ब्रश वाटर्स होते हैं, सीलिया की शक्ल में उसे अब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं और लाइसिस कराते हैं। सेकेंड लाइन, तो फर्स्ट लाइन में हमने अब तक क्या डिस्कस किया? हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू वी हैव इन फर्स्ट लाइन? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आपने क्या पढ़ा? स्किन। स्किन की कितनी लेयर्स पढ़ी? 3, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सही करके आई हो? कौन सा? हाँ तो यही तो बताया भी मैंने, तो वैसे ही बता दूँ। जो डिजीज़ कॉज करने वाले, पैथोजेनिक, पैथोलॉजी से निकला है डिजीज़, पैथोजेनिक डिजीज़ वाले जो डिजीज़ कॉज करें। सेकेंड लाइन है डिफेंस, क्या लिखा हुआ है? नॉन स्पेसिफिक। मतलब क्या भाई? ये ऐसे इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं जो किसी खास एंटीजन, किसी खास पैथोजेनिक, किसी खास बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट नहीं होते। एक जनरलाइज रिस्पॉन्सेज होते हैं, तभी हम कहते हैं, जो कि ओवरऑल तकरीबन किसी भी कैटेगरी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया को कवर कर लेता है। तो इसके लिए वर्ड का यूज़ होता है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नेचर कब कहलाएगी? जब एक किसी खास बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक खास इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, एक दूसरे किसी खास बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक खास इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, एक दूसरे किसी वायरस के अगेंस्ट एक खास इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, तो वो स्पेसिफिक कहलाएगा। जिसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? उसी के खास अपनी खास एंटीबॉडी बना के देते हैं और वो एंटीबॉडी खास उस खास एंटीजन के साथ कंबाइन करती है। ये सारा मामला क्या है? स्पेसिफिक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? नॉन स्पेसिफिक। कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है ये? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर यूजुअली हमारे सारे वो सेल्स होते हैं जो फर्स्ट को अगर क्रॉस कर चुके हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर कोई एंटीजन बार बार कह रहा हूँ, फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, कोई कीटाणु, कोई चीज़, अगर वो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया है तो वो कहाँ पे आ जाएगा? आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि वो कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड के सेल्स में पाई जाती है। सेकेंड लाइन डिफेंस कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड सेल्स में। फॉर एग्जांपल पहला क्या लिखा हुआ है? फेगोसाइटोसिस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस का नाम है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते थे? इंगल्फमेंट, ट्रैपिंग, कैप्चरिंग बाय द हेल्प ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस सूडोपोडियास, जो कि उसको इंगल्फ करेंगे, फिर उसको ब्रेक करेंगे, कैप्चर करके एंजाइम्स की वजह से उसकी लाइसिस करवाएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच some specific types of WBCs taken and digest the foreign particle। कोई ऐसा WBCs जो कि बहुत सारी टाइप के होते हैं, अगर वहाँ आए, पकड़े धकड़े किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पकड़ के उसको डाइजेस्ट कर दें, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमंग द WBCs, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स परफॉर्म सच फेगोसाइटोसिस। कौन कौन से सेल फेगोसाइटोसिस करते हैं? नाम सामने लिखा है आपको। कौन कौन से सेल फेगोसाइटोसिस करते हैं? न्यूट्रोफिल मोस्ट कॉमन, माइक्रोफेजेस जो सेकंड कॉमन।
अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले 1 by 1 न्यूट्रोफिल की, आपको वो याद है वो पहले भी मैंने बताया है, ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन आती है डब्ल्यूबीसी की। इसे सुन रहे हैं, पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मतलब पागलों की तरह। ये कॉपी करो। कॉपी कर लें। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, समझ आ रही है? याद है? लिखी हुई है ना, कई दफ़ा पहले भी लिखवाई होगी। वो हर चीज़ मना कर दे, बस ये नहीं बनाया, वो नहीं किया, ये नहीं बोला, बस सही। तो बस काम ही ये बोलता है ये लोग। तुम्हारा बजे आगे खाने देती हूँ।
भाषण दिया कि अच्छा वहाँ से एग्जैक्ट डेट का वही एमसीक्यू लगे थे उन लोगों को पैराग्राफ पास में पेपर बताओ से लगती है। वॉइस में और चार्ट में अभी हमारे जो मॉक हो रहे हैं उसमें हाँ पास पेपर आ रही में है। भी आता है वॉइस और चार्ट उसमें आया था वो भी मैंने कर लिया मैंने बताया नहीं दुकान में भीड़ लगाते हैं लोग। तो ये अब राउंड हो रहे हैं ना हाँ सारे दिन, लेकिन अभी वो राउंड सारे हो गया सारों ने घर पे बैठ के ऑनलाइन ही पढ़े। वही अपने क्या राशन दिया से ज़्यादातर तो होती थी। अल्लाह हमारा क्या करे और सब इतना रेडी हो के आए थे सुबह सुबह लड़कियां वही लड़के ऐसे आए थे एक मैंने कहा इनको टाइम कैसे मिलता है मैं तो सुबह भी पढ़ रही थी रात भी पढ़ रही थी मतलब ऐसे रेडी हो के आई थी हाँ ये यही हुआ और इतने मम्मी डैडी बच्चे उनके पेरेंट्स बात कर रहे थे एक के बाबा बोले नहीं दीदा नाम था उससे हम कोई फ्रेंड थे ये तो कुछ तो अपने आई थी और टेस्ट के लिए आना है किसी ने आईडिया दिया है आईडिया दिया क्या आईबीएस सरकार असाइनमेंट लेने का वो होती है। और जो बाहर पेरेंट्स आए थे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स के अलावा जो लोग आए उसके चटनी को देखने आए यहाँ पे एक्सट्रीम लोग और वीडियोस बना रहे हैं छोटे पे दिखने अबे यार भाई क्या पता लोग समझ रहे कि हमारी शक्ल देख के हमें पास कौन छोड़ने गया इस बीच में? क्या छोड़ रहे हैं वेटिंग है वेटिंग एरिया था नहीं भाई बाहर सब खड़े हैं और जब बाहर हम निकले ना तो हम लोग निकल के आए थे बाहर इतने सारे लोग उनके पेरेंट्स खड़े थे ना निकल के आए थे ऐसी फीलिंग आई थी कोई तीर मार के आए सब ऐसे बैठ पकड़ने के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैंने कहा अच्छी बात है कि कर लिया मतलब आगे हमें एजुकेशन मिली है कुछ भी कर लो वहाँ होगी, वहाँ पता चलेगा। एक्सपीरियंस लोग बनाते हैं पेरेंट्स का वेटिंग एरिया लेकिन यार मतलब माहौल मुझे बहुत अच्छा बनाया मतलब थैंक यू बहुत बड़ा है ना सिग्नेचर मार्क बहुत बड़ा है तो एक एक सिंगल सिंगल टेबल सिंगल सिंगल चेयर्स और फुल एक्सपीरियंस मतलब किसी चीज़ का कोई नहीं मिलता मतलब अच्छा माहौल ये कहते हैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ये भी पक्का चले वो जोड़ते। उनसे ये नहीं तो बहुत ना ये भी चला जाता है कि किसी के डिस्टर्बेंस ना किसी के 9,000 रुपये ले रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। टोटल इनकम बच्चे 1.5 लाख से ज़्यादा मैं उस दिन हिसाब कर रहा था ये मैंने उस दिन करोड़ों में बात कर रहा मैंने इंडिकेटर फीस स्टैंड देखी थी मैंने कहा आप वहाँ करना है 9,000 फीस ली है और मैंने कहा है उसको लेकिन आज मैं देखा मैंने कहा यार फीस तो करा लेकिन इंडिकेटर कुछ नहीं करता है इसका इंडिकेटर सर 3,000 था नहीं 3,000 इंडिकेटर 6,000 था पिछले साल अगली बार 6,000 था। मैंने समझी थी कि आप वहाँ कोई 9,000 फीस ली है अब मुझे मैंने इसकी फीस दी थी मैंने कर लिया वापस आए पापा बोल रहे कि कैसे कैसे मैंने कहा पापा मैंने आपकी टिकट अच्छे कर लिया वरना के ऊपर छोड़ दे क्वेश्चन पेपर देते नहीं है, हाँ देते नहीं है। नहीं कह रहे हमारे माइक पे मिस खड़ी ना वो सब कुछ बोल रही थी तो बोलिए कि ऐसे बिल्कुल ऐसे पैक किया हुआ था ऐसे यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है कि कोई खोलेगा नहीं जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे कोई खोलेगा नहीं खोलिए तब तक खोलिए तो फिर उन्होंने अनाउंस किया फिर क्या है सब बच्चे ने स्टिकर खोल के अपना तो ऐसे दिन ऐसे छींटते पता नहीं कोई खा जाएगा इनके पैसे अच्छा भाई सो हमारे पास ये हैं वो अलग अलग तरह के WBCs की टाइप जिसमें मोस्ट कॉमनली इसमें से अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं उसके बाद यही सीरीज़ है इज़ोनोफिल्स बेसोफिल्स और मोनोसाइट ठीक है लिम्फोसाइट अगर नहीं इन तीनों में अगर बात करें ग्रैनुलोसाइट यहाँ से अगर टोटल बात करो तो न्यूट्रोफिल पहले लिम्फोसाइट मोनोसाइट फिर सबसे आखिर में बहुत ही कम तादाद में बेसोफिल और इज़ोनोफिल बस
तो अगर हम वापस बात करें यहाँ पे आ जाए, सेकंड कहाँ गया भाई, तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर बात करें तो इनका लाइफ स्पैन आपको याद हो, इनकी तादाद याद हो, तकरीबन न्यूट्रोफिल की तादाद 50 to 70% होता है। और ये न्यूट्रोफिल्स जितने भी होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या हो गया क्या बताया ये, तो मुझे भी बताओ ना यार, मुझे भी सुनना है। अच्छा सही है, ठीक है। 52 जी डायग्राम बेस्ड सवाल आते हैं, एक ही का ही पुराना ये रिवायत है। बहुत अच्छी बात, इजी था ये। डायग्राम बनी हुई थी, और याद करो मैंने डायजेस्ट सिस्टम पढ़ाते तुम लोगों को डायग्राम बार बार दिखाई थी इधर स्लाइड पे कि आती है, आप नहीं थी। हमने पूरा डाइजेस्ट सिस्टम मैंने आपको डायग्राम याद करवाई थी यहाँ बैठ के, ये लेबलिंग देते हैं। तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश ज़रूरी है कि सारी पूरी करेंगे, वो क्या हाँ आ जाएंगे, अभी सब आएंगे एमडी कैट में, लगाते रहना जवाब वहाँ पे। यहाँ 20 है, वहाँ पे 60-70 सवाल है, वहाँ पे सब आएगा। चलें आगे देखें, इधर देखें, इधर बेसिकली ये जी जी हाँ ये तो ये डाइजेशन का ही सवाल है। ये आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम के नाम याद हो, आपको लिवर से रिड्यूसिंग एंजाइम के नाम याद हो, या और आपको स्टमक के एंजाइम याद हो। 3 अलग अलग मेजर लोकेशन है और कोई नहीं है। तो ये मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन है, सबसे पहले स्टिमुलस है, फिर एक्शन पोटेंशियल है, फिर आरएमपी से एक्शन पोटेंशियल है। वो सीक्वेंस क्या दिया हुआ है तो डिपेंड करता है क्या कैल्शियम रिलीज का होता है। तो सबसे पहले एरोबिक और फिर एनारोबिक पे शिफ्ट होता है हमेशा मसल, ये याद कर लो टोटल कॉन्सेप्ट। मसल में कॉन्ट्रैक्शन आती हैं जब, तो फिनोमेना क्या है कि मसल पहले एरोबिक रिस्पिरेशन से ही बनाएगा अपनी एनर्जी, उसके बाद शिफ्ट होगा वो किस पे, एनारोबिक पे। तो लैक्टिक एसिड वाले जो स्टेप्स हैं वो शुरू में आएंगे आखिर में आएंगे, आखिर में आएंगे। शुरू में वो ऑक्सीजनेशन वाले स्टेप्स होंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन वाले। फटीग को इन्होंने इस तरह से पूछा हुआ हो। और यार लिख देना ना, याद करती रहो, लिखती रहो ना, तो भूल तभी तो कह रहा हूँ, जैसे याद आई मुझे नहीं बताओ, ये लिख दो। बायोमोलिक्यूल से क्या आया, एग्जाम्पल सही है। और आगे इजी है, एंजाइम्स वो तो डाइजेशन से भी लिंक करिए ना ये सवाल, तो ठीक है कॉमन हो गया। अच्छा सेल, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएं। मोनोसाइट्स हमारे पास बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सुनते जाइए। टोटल इनकी तादाद कितनी है WBC के हिसाब से अगर निकाल लें तो 2 से 8% हमारे पास ये होते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तकरीबन 2 से 5 दिन का, 2 to 5 डेज़। और ये हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि आगे जाके मैच्योर होने के बाद मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स बन जाते हैं। जब ये मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुंच जाएंगे, वहाँ माइग्रेशन हो गई इनकी वहाँ तक, तो ये फिर महीनों तक ज़िंदा रह सकता है। और वैसे उससे पहले तक इनका अगर बात करें तो 2 to 5 इनका डेज लाइफ स्पैन होता है। मैक्रोफेज आपने नाम सुना होगा कई दफ़ा। अच्छा ये भी सुन लें, ये आखिरी देखें लिखा हुआ ना, मंथ्स ए मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, आखिरी लाइन पढ़ें, मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन आर इनेट इम्यूनिटीज़ में ही ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। अडेप्टिव में इनका रोल नहीं होता। अडेप्टिव में कौन सा टाइप ऑफ WBC काम करेगा, लिम्फोसाइट्स अडेप्टिव के अंदर यूजुअली, जिसके 2 हैं B और T, ठीक है।
बी लिम्फोसाइट किस में काम करेगा? हीमोरल इम्यूनिटी, शाबाश। और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बस एक ही बच्चा पढ़ के जवाब देगा, बाकी शाबाश बेटा, तुम ही कुछ कर दिखाओ, उम्मीदें पैबस्ताए शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैक्रोफेज, सर भूल गए ना वो? मैं भूल गया आप सेंटेंस कंप्लीट कर लिया? क्या करना था। सेंटेंस आपने भी बोल दिया। हाँ बताओ ना आगे का। सर आपने कंप्लीट नहीं किया ना? नहीं किया ना। फिर इसलिए बोल ही गए, उनको मत बोले। हाँ तो बताएं ना क्या है आगे का। सर आगे का मैं भूल नहीं गया। जी, नाम बहुत चौड़े हो मैक्रोफेजेस क्या चीज़ हैं? दीज आर द ल्यूकोसाइट्स। ये भी डब्ल्यूबीसी की वो टाइप है जो कि न्यूट्रोफिल के अलावा फेगोसाइटोसिस ज़्यादा से ज़्यादा कराती है। मतलब या तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा फेगोसाइटोसिस कराएंगे या फिर कौन कराएगा? मैक्रोफेज कराएगा। अच्छा, मैक्रो मतलब साइज़ में लार्जर को कहते हैं। ये वो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है जो कि बड़े पार्टिकल ऑफ एंटीजेंस को, बड़े पार्टिकल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स को ये इंगल्फ करके और सारा का सारा इनको लाइसिस नहीं करता, ये कुछ बचा के रखता है एंटीजन पार्ट को। तभी से एंटीजन प्रिप्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं। ये वजह होती है इसकी, क्योंकि ये कुछ बचा के रखता है और शो ऑफ करता है, भरम मारता है अपने इम्यून सिस्टम को कि ये आया था, मैंने इसे पकड़ा, मैंने इसे मारा, और ये अब दोबारा कभी आए तो ये जान के रखो कि ये ऐसा दिखता है। तो ये एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल भी इसी वजह से कहलाया जाता है। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स अदर देन न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन सेल्स। Worn out cells, macrophages, they are derived from monocytes which are characterized as a type of agranulocytes. ये granulocyte की type है, आपको पता है। Because they lack any kind of pigment in their cytoplasm, they are the largest among all the leukocytes. Unlike size में सबसे बड़े हैं। Unlike granulocytes, they have a large intended horseshoe-shaped nucleus. Circulating monocytes after sometimes leave the blood and enter to the lymphoid as well as non-lymphoid tissues, where they grow in size and turn into macrophages. डेंड्राइटिक से मतलब मैक्रोफेज खुद भी लिम्फॉइड टिश्यूज़ या नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ में अगर माइग्रेट कर जाता है तो आगे जाके मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल अप टू द माइग्रेशन ऑफ लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़। Macrophages has this ability to specific conditions, so they are named as alveolar macrophages in alveoli of lungs. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर MCQs। मैक्रोफेज को अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग उसकी लोकेशन की बुनियाद पर, ऑर्गन सिस्टम की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल आप देखें थर्ड लाइन के अंदर क्या लिखा है कि ability to adapt the specific tissue conditions, so they are also named as alveolar macrophage in alveolar lung. lungs में है तो alveolar macrophage कहलाएगा, liver में है तो Kupffer cells कहलाएगा, और CNS में है तो microglia कहलाएगा। नर्वस सिस्टम में है मैक्रोफेज तो माइक्रोगिलिया, लिवर में है तो Kupffer cells, और हमारे पास alveoli में है तो alveolar। इसके अंदर दूसरे वाले पैराग्राफ में देखें, मैक्रोफेज नॉट ओनली फेगोसाइटाइज द पैथोजेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो रिमूव द प्रेजेंट देयर एंटीजन टू टी सेल्स, हेंस दे आर ऑल्सो नोम्ड एज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। ये APC जो अभी मैं बता रहा था बात, ये वो है। अच्छा, they do release a specific signaling molecule called cytokines to activate their immune cells. They also initiate the process of inflammation, which we'll discuss the preceding text. अच्छा, आपसे एक सवाल आएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला कौन सा सब्सटेंस होता है? जवाब साइटोकाइन होता है। क्या होता है? साइटोकाइन इंड्यूसेस और इट हेल्प्स इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये भी WBC की वो टाइप है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ही काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस ही कराते हैं, और इनका काम जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे साइटोप्लाज्मिक एरिया में होता है जिनके बड़े बड़े से टांगे नुमा डेंड्राइटिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तभी इन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। ये भी इवेंचुअली मैक्रोफेजेस की तरह माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स द लिम्फॉइड टिश्यूज़
और वो कौन सी जगह होती हैं? वो वही 3 जगह जैसे टॉन्सिल्स में, पेयर पैचेस के अंदर या फिर स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो लेकिन इनमें ये है ख़ास बात है कि मैक्रोफेजेस के अलावा कि जैसे जैसे ये अपना मुकम्मल कर लेते हैं टास्क, वैसे वैसे ये खुद भी ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, मगर मैक्रोफेज नहीं मरता, मैक्रोफेज जिंदा रहता है। ये अपने जैसे इंगल्फ करके ट्रैप करके उन्होंने अगर कोई एंटीजन को क्या कर दिया, किल कर दिया, फेगोसाइटोसिस हो गई, नाउ दे विल एंड देयर लाइफ एज वेल, वो अपनी लाइफ भी ख़त्म कर देंगे। या साइटोटॉक्सिसिटी, ये एक हमारे पास बेसिकली फिनोमेना है जस्ट लाइक फेगोसाइटोसिस, जो कि सेल को डैमेज करने में मदद करता है, मतलब कि सेल टिश्यूज़ को डैमेज करने में मदद करता है, जिसके अंदर आप ऐसा एक सेल पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने सेल्स पढ़े वो सब काम क्या करा रहे थे? फेगोसाइटोसिस करा रहे थे। क्या करा रहे थे वो? अब जो हम एक सेल पढ़ने जा रहे हैं वो साइटोटॉक्सिसिटी कराता है, फेगोसाइटोसिस नहीं कराता। वो सेल का नाम है नेचुरल किलर सेल। क्या नाम है? तो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। व्हाट यू हैव जस्ट स्टडीड अप टिल नाउ, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इजिनोफिल, डेंड्राइटिक सेल, all of them were performing phagocytosis, but natural killer cell will perform cytotoxicity. This is the phenomena through which they kill their microorganisms. Natural killer cells, they kill our own body cells. ये हमारे ही अपने ही सेल को ख़त्म करते हैं, मगर वो सेल जो होता है एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल डिवीजन के नतीजे बनता है, होता हमारी बॉडी का ही। फॉर एग्जांपल किसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं? कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। पढ़िए इसके अंदर पढ़ना है। NK cells are one of the types of lymphocytes involved in detecting and eliminating virally infected cells as well as cancerous cells. कैंसर्स और वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ज़्यादातर काम करें। In such cases, unlike TC cells, TC मतलब cytotoxic साइटोटॉक्सिक टी सेल, TH मतलब हेल्पर टी सेल, TS मतलब suppressed. सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। They do not need any prior activation by antigen present in cells. अच्छा, ये बेसिकली जो ये वाला काम है, ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें वो आपको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सिस्टम 1 MHC1 के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिकली काम कैसा होता है? बिल्कुल पुलिस वालों की तरह काम होता है। उन्होंने अपनी एग्जाम्पल हमारी वाली वही किताब में जो हमें दी है वो ऐसे करके दिए कि ये इस तरीके से काम करेंगे, या हमारे बॉडी के ज़्यादातर जितने भी वो हैं सेल्स हैं, वो जैसे पुलिस वाले नाका लगा के खड़े होते हैं और लोगों को रोकते हैं और उनका NIC चेक करते हैं, और फिर उसके बाद वो या तो जाने देते हैं या फिर पकड़ लेते हैं। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है। हमारी बॉडी में ये सेल्स हमारी ब्लड में गुजरने वाले बहुत से सेल्स को रोकेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, जस्ट लाइक जैसे NIC चेक होता है। और उसके बाद अगर वो एक बैड सेल है, वो एक हार्मफुल सेल है, पैथोजेनिक सेल है, पकड़ा गया, रिकग्नाइज हुआ, तो MHC कॉम्प्लेक्स 1 के ज़रिए उसको क्या कर देते हैं? वो उसको किल करने का, डैमेज करने का काम करते हैं। MHC कॉम्प्लेक्स में काम ही क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, रिकग्नाइजेशन, रिसीव करना और उसको कंबाइन करना। इसमें एक हमारे पास ये समझें कि एक और एक सब्सटेंस का जिक्र हुआ है, परफोरिन है। दैट इज़ एक्चुअली साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। पढ़ो इसको। Hence, they were named as natural killer cells. However, the mode of action in destroying the target cells is almost similar. Just like a policeman checking national identity card of a person for verification of his identity, the natural killing cells do not check on this cell surface. Conjugate molecule called major histocompatibility complex 1. ये है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल MHC1। कॉन्जुगेटेड मतलब जो दो टिश्यू से, दो सेल से अलग अलग से मिलकर बनेगा। एक वो जो एंटीजन है, एक वो खुद। चले, Which serves as identification card of cell as self. In case of intact MHC1, the NK cells remain inactive, while in the case of any modification or absence of MHC1 on the target cells, it is activated to destroy the target cells. Lysis of the target cells is brought about by releasing cytotoxic granules. जो साइटोटॉक्सिसिटी करने के लिए जो ग्रैन्यूल चाहिए, जो साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, उसका नाम है
परफोरिन। क्या नाम है इसका? आगे बढ़े। परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेंजाइम, दो नाम दिए हुए हैं। ये हैं दोनों जो साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करवाते हैं, एक प्रोटीन है एक एंजाइम है, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। आगे बढ़े। The former forms spores in the plasma membrane of the target cells while the later enters the target cells and causes its lysis. चलो आगे आ जाओ, छोड़ो। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये वैसे आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके इसमें तो नहीं है वैसे सिलेबस का पार्ट, लेकिन इन्फ्लेमेशन का टॉपिक अच्छा होता है। एमडी कैट नहीं तो कहीं और कहीं ना कहीं सवाल इसके कुछ आ जाए, तो इसे पढ़ लें तो बेहतर है। ये पढ़ें, डब्बे में क्या बात लिखी हुई है, ये पढ़ें। Justify the inflammatory response in arthritis is an example of misdirected immune response. Normally, the immune cells respond to the foreign cells or particles such as bacteria, viruses, etc. only. However, in few cases like autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis, the immune cells respond against their own cells or antigens. The exact reasons for this misdirection are not certain in many specific cases. In case of rheumatoid arthritis, there is inflammation of the synovial membrane of the joints. They progress to swell and painful joint, ultimately leading to their deformity. It may damage other parts of the body also. क्या डिफाइन हुआ भाई पूरा डब्बे में? कौन सी डिजीज है? रूमेटाइड आर्थराइटिस एक्सप्लेन हुआ। क्या एक्सप्लेन हुआ है? उन्होंने पहले ही बताया आर्थराइटिस क्या है। TIS आ रहा है आखिर में। इन्फ्लेमेशन, आर्थ मतलब जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। रूमेटाइड आर्थराइटिस भी एक तरह का क्या लग रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ही लग रहा है। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ये। कैसे हो जाती है? जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल स्पेस है, साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड है, उस मेम्ब्रेन का नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन है। उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यूरिंग द मूवमेंट। द मोर दे मूव, द मोर दे हैव दिस जॉइंट फ्यूजन, वो मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेट करके फिर दर्द करती है। इस डिजीज़ के बिल्कुल बरक्स, ये तो वो है जो गठिया का मर्ज उर्दू ज़बान में कहलाया जाता है और लोगों को जोड़ों का दर्द ही उम्र के किसी भी हिस्से में होता है आगे जाके, ओल्ड एज। मगर रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून कंडीशन, और एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो कि आपको बाय बर्थ मौजूद होती है। अर्ली एज में इसका पता लग जाता है। होता है इसमें क्या है? इसमें हमारी ही बॉडी के अपने ही सेल तसव्वुर कर लिए जाते हैं कि ये फॉरेन सेल है, मतलब कि बाहर से हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। Our immune system will start producing antibodies against our own body cells. It may lead to some inflammatory response. इसमें कोई ओल्ड एज नहीं है इन्वॉल्व, इसमें कोई एक्सीडेंट और ट्रॉमा, कोई इंजरी की हिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, तो कैसे हो रहा है आर्थराइटिस यंग में इस तरह से? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स को कंसीडर कर रहा है एज एन फॉरेन पार्टिकल और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। यह है रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक। टेम्परेचर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को पायरोजेंस कहते हैं, जो कि एंडोजेनस और एक्सोजेनस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग से दिया होगा मैंने। अच्छा ये देख लो, ये टेम्परेचर रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में नज़र आ रहा है आपको? द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं उसको? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये लिपिड में पढ़ा है तुम लोगों ने। बायोमॉलिक्यूल का आखिरी तो है लिपिड का, प्रोस्टाग्लैंडिन। मैमेलियन टिश्यू में पाया जाता था, बहुत से बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में काम करता है। वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टेम्परेचर राइज होना। सही है, तो ये वहाँ पे काम करते हुए उसको बता रहे हैं। अब आ जाएं, ये तो टेम्परेचर के बारे में बात थी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ जाए। अभी तक आपने जितने डिफेंस सिस्टम पढ़े वो सब नॉन स्पेसिफिक थे।
अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है। पहले जितना भी आपने सारा पार्ट पढ़ा वो सब क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम। ये है एक्वायर्ड। तो इस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारी बॉडी को ये पहचानना पड़ता है कि कौन सी बॉडी के लिए उसका सेल अपना है और कौन सा सेल उसका अपना नहीं है। जिसके लिए वर्ड क्या लिखा हुआ है सामने? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस, समझ में आ रहा है इसका मतलब? सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ का। हमारी बॉडी को सबसे पहले ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ना, ये एक्वायर्ड का पार्ट है, तो इतना अर्सा हमारी बॉडी जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती है थर्ड लाइन डिफेंस, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि विच सेल इज़ आवर ओन बॉडी सेल एंड विच सेल इज़ नॉट आवर ओन बॉडी सेल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इधर आ जाएं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न MHC के बारे में बताया गया। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से पढ़ना। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। As you have already learned about the major histocompatibility complex, class 1 एंड क्लास 2, इसकी दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो कॉन्जुगेटेड अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। These are cell surface markers or cell identification cards which are to be displayed on the cell membranes of each and every cell of our body, being codes by a specific set of genes. MHC proteins are found in all vertebrates. In humans, they are also termed as human leukocyte एंटीजन HLA प्रोटीन, ये हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन का नाम है जो कि हमारी बॉडी के अलावा बहुत से, मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं सिर्फ, बहुत से दूसरे वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर भी मिलती हैं। नेक्स्ट। As you can see in figure that the MHC complex 1 is composed of 3 alpha subunits and a beta microglobulin. In between alpha 2 and Alpha 1. there is group termed as a binding group for the interaction with the natural killer cells through its inhibitory receptor. On the other hand, the MHC2 is comprised of 2 unit alpha chains and 2 unit beta chains, heterodimer. MHC1 और MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ये दोनों एंटीजन रिकग्नाइज करने के सिस्टम्स का नाम है। रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, रिसीव करना, उसके अगेंस्ट पर काम करना। अब हमारे पास यहाँ पे उसको एसोसिएट किया जा रहा है नेचुरल किलर सेल के साथ। इसका क्या रिलेशनशिप है? नेचुरल किलर सेल इस MHC सिस्टम के साथ बाइंड होता है और फिर काम करता है। और वो किस जगह बाइंड होता है, तो उसको बाइंड होने को समझने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा MHC1 और MHC2 का। ये याद करने की चीज़ है। इसी पैराग्राफ के आखिरी 3 लाइनों के अंदर आपने वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन पढ़ी है। MHC1 के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कहाँ लिखा हुआ था? MHC1 इज कम्पोज ऑफ 3 अल्फा यूनिट एंड अ बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। इन बिटवीन अल्फा 2 एंड अल्फा 1, मतलब 3 अल्फा होते हैं ना इसके पास, और एक माइक्रोग्लोबुलिन है, प्रोटीन का नाम है। इन 3 अल्फा यूनिट्स के अंदर में से अल्फा 1 और अल्फा 2 जो यूनिट होगा उसके बीच में नेचुरल किलर सेल आकर लगकर बाइंड हो जाता है। Am I clear? How many alpha units MHC1 में? और एक माइक्रोग्लोबुलिन। नेचुरल किलर सेल कहाँ बाइंड कर रहा है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। अब आ जाए, अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे MHC2 के बारे में। MHC2 के अंदर 2 अल्फा हैं, 2 बीटा हैं, ठीक है। और इनका जो वो पार्ट है नेचुरल किलर सेल के लगने का पार्ट है, वो इन दोनों चेन्स के आखिर में ही है। ये बात कैसे पता लग रही है मुझे? तो किताब में इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ग्रूव साइड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रूव या फिर शैलो साइड। MHC1 का ग्रूव साइड कहाँ है? ये वो जगह होती है, ग्रूव साइड इज द बाइंडिंग साइट ऑफ द नेचुरल किलर सेल टू द MHC कॉम्प्लेक्स। ये वो जगह होती है जहाँ पे नेचुरल किलर सेल MHC कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे। तो MHC1 का ग्रूव साइड कौन सा था? अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में। और MHC2 का दोनों अल्फा दोनों बीटा चेन के आखिर में। थोड़ा समझ में आया? इतना डिटेल खैर नहीं पूछेगा कोई शायद आपसे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पढ़ो तो पूरा ही पढ़ो ना सही से। तो MHC1 के अंदर कौन सी यूनिट है?
3 अल्फ़ा और एक माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। जिसमें से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बीच में इसका शैलो पॉइंट है, इसका वो पॉइंट है जहाँ पे वो ग्रूव जिसे कहते हैं बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे नेचुरल किलर सेल लगता है। और MHC2 के अंदर कितना है हमारे पास हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, और इनके जो ग्रूव बाइंडिंग साइट्स हैं, शैलो पॉइंट्स हैं, वो दोनों के आखिर में ही होंगे। ओके, सो हमारे पास जो है इसके बाद इम्यूनिटी के अंदर हम आते हैं। तो इनेट और अडेप्टिव के ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इधर आ जाओ, ये अच्छी इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, इनेट और अडेप्टिव, दो बेसिक टाइप की थी। पढ़ लो यार ज़रा, इनेट पढ़ो, तुम पढ़ो, इनेट पढ़ो थोड़ा सा। The inborn or innate immunity provides the non-specific natural defense of our body against pathogenic. दोनों में से नॉन स्पेसिफिक कौन सा हुआ, इनेट है, स्पेसिफिक कौन सा है, अडेप्टिव। आगे बढ़े। It is conferred upon us through physical barriers, like skin, etc., cellular barriers, macrophage. ये सब पढ़ा हुआ है, आगे पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, मास्ट सेल्स, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, and basophils. Biochemical barriers, cytokines, interferon, Interleukins. etc. इनमें से कौन सी इन्फ्लेमेशन करवाने वाला मार्कर है, साइटोकाइन्स। आगे बढ़े। This kind of immunity is a consequence of genetic makeup of an individual, so it exists before the infection is acquired. आगे अडेप्टिव में आ जाए। Acquired or after the breach of the inborn immunity, the acquired or adaptive immunity comes in action against pathogenic or foreign organisms. It is specific in nature, and the pathogen is dead with C and B lymphocytes. इसमें कौन कौन से लिम्फोसाइट काम कर रहे हैं एक्वायर्ड में, टी और बी। अभी पूछा था आपने लिम्फोसाइट की टाइप है, ये स्पेसिफिक नेचर की होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट। Although the resistance offered is slower, it is long-lasting due to existence of memory and in few cases lifelong against particular pathogens. In this case, the resistance offered by individual varies from person to person. There are two types of acquired immunity: activity immunity and एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, थर्ड लाइन की चीज़ें बस ख़त्म करें। Both of these could be natural or सुनो सुनो, वैसे ही समझा देता हूँ मैं, ईजी है। अगर आपकी अपनी बॉडी आपके लिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, आपकी अपनी बॉडी आपके लिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। कौन सी है? active immunity. अगर आपको इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मगर वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं करी, वो किसी और की बॉडी से आप हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है सब? ये दोनों टाइप्स दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं। एक्टिव भी नेचुरल हो सकती है, एक्टिव आर्टिफिशियल हो सकती है। एक्टिव नेचुरल की क्या एग्जांपल डिस्कस करें? ट्रॉमा, इंजरी, सिंपल इज दैट, फीवर आ गया, इन्फेक्शन हुआ था, चोट लगी, फीवर आ गया, ये भी क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी ने फीवर इज अ साइन ऑफ इम्यून सिस्टम। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? वैक्सीन्स, वैक्सीनेशन, a method of immunization which is induced, which is being done for you, for your body to produce the immune responses for your own self. आपको इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव वो है जो उसको खुद नहीं मिली, किसी और से मिली। मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क फॉर द यंग वन, फॉर द पर्पज ऑफ नरिशमेंट। मदर्स मिल्क कंटेन्स अ येलोविश group of a goldenish colored antibody in her milk called colostrum, CLOSTRUM, colostrum होता है वो। येलोइश एक प्रोडक्ट होता है मदर्स मिल्क के अंदर जो हाईली रिच इन एंटीबॉडीज होता है। उस बच्चे को खाने को पीने को दूध मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रही है, साथ में उसको एंटीबॉडीज मिल रही है। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव आर्टिफिशियल? इंजेक्शन, इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल रेबीज, बनी बनाई एंटीबॉडी जो सीरम्स होते हैं
जो आपकी बॉडी बनाने में प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लेगी, हो सकता है आपको फिर वो बाहर से इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्ट करवाना पड़े। समझ आया? एक्टिव पैसिव नेचुरल आर्टिफिशियल। वैक्सीन पे आ जाओ, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो, काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये पढ़ो तुम पढ़ो। A vaccine is either a pathogen लाइव एटीन्यूएटेड और किल्ड, दो तरह से एक तरह की हो सकती हैं, या तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होगी या फिर किल्ड वैक्सीन होगी। or its product that is introduced in our body to introduce a state of immunity for protection against natural infection with the same pathogen. Vaccines are of following four types. टाइप से याद कर लो वैक्सीन के। Live attenuated vaccines, inactivated vaccines, toxoid vaccines, and subunit recombinant polysaccharides and conjugate vaccines. जो आप टेटनस का टीका लगवाते हैं वो कौन सा टाइप ऑफ वो है वैक्सीन? टेटनस टॉक्सॉइड होता है ये, ठीक है, और ATS एंटी टेटनस सीरम होता है। चलो आगे आ जाए, पैसे पढ़ चुके हैं, CMI। चलो नेक्स्ट क्लास में बस ये CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके, उसके बाद फिर हम इसे ख़त्म कर देंगे, आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी आज आपने पढ़ी हैं, वो आपके काम की हैं, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, ठीक है, भले उस सिलेबस के अंदर वो नहीं लिखा हुआ, मगर अलग भी चीज़ें पढ़ा करो। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलो जी, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।